हेलो दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी जीके जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लासेस होने वाली है जीके जीएस की जो सीरीज चलने वाली है वो 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से होकर गुजरेगी दोस्तों। और हम उन 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ दोस्तों आप लोगों को नोट भी प्राप्त कराते चले जाएंगे कि कौन से टॉपिक से आपको जीके की तैयारी करने हैं और कौन से टॉपिक से दोस्तों जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हम अपनी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपको किस टॉपिक से आएगा, तो वो किसी भी स्थापना या आंदोलन, ठीक है ना, या किसी भी स्थापना या आंदोलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन आया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में की गई थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को सभी लोग भली भांति से जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों ये आप 10वीं से लेकर पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो 1885 में किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। अब इसके हम क्या नोट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों के लिए आंदोलन की जो घटनाएं हुई हैं वो हमने यहाँ पर दे दी हैं। दरअसल दोस्तों यो यहाँ पर जो आपको ये घटनाएं दिखाई दे रही है ना दोस्तों, ये क्या है एग्जामों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना इनके। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए या फिर दोस्तों दर्शाने के लिए मैंने एक चार्ट के रूप में यहाँ पर नोट लिख दिया है, ठीक है ना। तो जैसे कि दोस्तों आपसे ऑब्जेक्ट में पूछा जाए कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1885 में हुई थी, ठीक है। यदि क्वेश्चन आपसे इस प्रकार का भी बनेगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। यदि आपसे ऑब्जेक्ट इस टाइप से बने कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी, ठीक है ना। होम रूल लीग का आंदोलन कब हुआ, तो 28 अप्रैल 1916 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ। से असहयोग आंदोलन कब हुआ, 5 फरवरी 2019 से 2021 तक है, ठीक है ना। ये साइमन कमीशन कब हुई, तो 1928 ईस्वी में, ठीक है ना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, 26 जनवरी 1930 में। दांडी यात्रा कब हुई, 5 मार्च 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 13 जनवरी 1930 में, ठीक है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 12 नवंबर 1930 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 7 दिसंबर से 1 दिसंबर 1900 कब तक, 31 तक, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त से 9 अगस्त 1942 तक। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको क्या रखने हैं, आपको कांग्रेस की स्थापना, बंगाल का विभाजन, ठीक है ना, जलिया और असहयोग आंदोलन और लाहौर दांडी सविनय, ठीक है ना। और यहाँ पर भारत छोड़ो और ये गांधी इब्न समझौता। तो इतने ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। सभी के सभी दोस्तों क्या है कि एग्जामों में ये ऑब्जेक्ट के जरिए पूछे जा चुके हैं, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं कि मैंने कहीं अगल से डाल दिया। यदि अगल से डालता दोस्तों तो इनकी लिस्ट इतनी बड़ी है कि आप कम से कम इन्हें 1 महीने में ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इतनी है, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्रश्न हैं वो आपको परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी जो आपको करनी है दोस्तों वो कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो वो आपको युद्ध या फिर संग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़नी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन आया है कि सन 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में हुआ था, तो अकबर और बाबर के बीच में, अकबर और हिमू के बीच में, अकबर और राणा प्रताप के बीच में, अकबर और मराठों के बीच में। तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में क्या हुआ था, 1876 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट है IMP, ठीक है ना। अब हम कुछ युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जो कि दोस्तों एक क्या है पूछे जा चुके हैं। मैंने यहाँ पर कुछ अगल से भी डाल कर रखे हैं। तो वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो लड़ाई हुई है, ठीक है ना, यहाँ पर जो सन डला है और ये डला है कि किन दो राजाओं या देश के बीच में हुआ है, ये सभी के सभी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। देखो मैं बार बार नहीं कहूँगा, इसलिए बताता चलूँ। यह जो भी मैं यहाँ पर टेबल बनाऊँगा इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको दर्शाने के लिए क्या चार्ट के रूप में यहाँ पर रख दिया ताकि हमें क्या स्पेस कम मिले, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि कालिंग की लड़ाई, तो यदि कालिंग की लड़ाई है दोस्तों वो 261 ईस्वी में हुई थी। किन किन राजाओं के बीच, अशोक सम्राट और कालिंग के बीच में, ठीक है ना। फिर क्या है ताई इनका प्रथम युद्ध 1911 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इंपॉर्टेंट है, ये वाला नोट कर लें, ठीक है ना। पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय, पानीपत का तृतीय, तीनों के तीनों IMP हैं, वेरी IMP, ठीक है ना। प्रथम हुआ 1526 में, ठीक ना, कौन, बाबर इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक है ना।
फिर द्वितीय हुआ 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है ना। फिर 1761 में क्या है, अमजद शाही अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, ठीक है ना। हल्दी घाटी, ये भी आप नोट कर लें, ठीक है ना। हल्दी घाटी हुआ 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच में। भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ, 1962 में, ठीक है ना, भारत और चीन के बीच में। प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ, 1965 में। और द्वितीय कब हुआ था, 1961 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के बीच में हुई ये दोनों, ठीक है ना। प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ, 1768 से लेकर 1769, यानी कि 2 साल तक चला था, ठीक है ना। ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और द्वितीय हुआ था दोस्तों 1780 से लेकर 1784 में, ये भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ये दोनों भी IMP हैं, ठीक है ना। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है ना। घाघरा का युद्ध IMP है, ये भी नोट कर लें, 1529 में हुआ था बाबर और महमूद लोधी के बीच में। तो ये युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, किसी ना किसी एग्जामों में ये रिपीट हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट जरूर कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन की तैयारी करनी है वो आपको क्या, नारे, ठीक है ना, नारे और भाषाओं से रिलेटेड टॉपिक के बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो नारे पूछे गए हैं, ठीक है ना, क्या नारे, जैसे कि पूर्ण स्वराज, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज यह नारा किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या श्यामलाल गुप्ता ने। तो सभी जानते दोस्तों कि जो पूर्ण स्वराज है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर दिया था, ठीक है ना। अब हम थोड़ी इनके डिटेल से देखते हैं कि कितने एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आपको जितने भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो कि एग्जामों में आ चुके हैं, ठीक है ना, अगल से कहीं के नहीं है। अगल से यदि मैं डालूंगा तो दोस्तों मेरी जो मोबाइल है इस पर इतनी इमेज हो जाएंगी तो पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, इतने नारे हैं। तो यहाँ पर कुछ खास थे जो कि एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं, तो ध्यान रखें, इनमें से मैं इम्पोर्टेंट भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये जो नारा दिया था वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखें, ठीक है ना। ये याद तो आपको सभी रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। जो सुभाष चंद्र बोस बात करें दोस्तों तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक, क्या है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक नारे नहीं बल्कि 3 नारे दी। कितने दिए थे, 3। पहला दिया था दोस्तों कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आज़ादी दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो दिया था दिल्ली चलो, ठीक है ना। तीसरा जो दिया था दोस्तों जी यहाँ पर साइड में देखो, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर जय हिंद। तो ये 3 नारे क्या सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। मैंने ये साइड में इसलिए देखा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्पेस नहीं था, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 2 नारे दिए थे, एक पूर्ण स्वराज, दूसरा दिया था हु लिव्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना, डाइज। तो दोस्तों फिर क्या है, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, ये भारत चंद्र हरिश्चंद्र ने दिया था। वंदे मातरम किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ठीक है ना। वेदों की ऑलरेडी ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। इनकलाब जिंदाबाद सरदार भगत सिंह ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनने 2 नारे दिए थे, ठीक ना, करो मरो या भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता ने, ठीक ना। राम प्रसाद बिस्मिल्ला का IMP है, याद रखें, ठीक ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, ये भी राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, ठीक ना। तो ये कुछ राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्बोधन में जो नारे लगाए थे सेनानियों ने उनकी डिटेल्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन की जो तैयारी करनी है आपको वो एक पुस्तक यानी रचना और रचनाकार से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना होगा आपको, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर प्राचीन भारत की प्रमुख रचना क्या है, पंचतंत्र है। क्या है, पंचतंत्र के रचनाकार यानी लेखक का नाम पूछा है कि क्या होना चाहिए इनका नाम। विष्णु शर्मा ने लिखी है, ठीक है ना, भरत मुनि ने, वीरसेन पाणिनि ने। तो दोस्तों जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र की जो रचना की है वो विष्णु शर्मा ने की है। किसने की है, विष्णु शर्मा ने, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं रचनाएं आज तक, तो आज तक जितनी भी रचनाएं पूछी जा चुकी हैं तो मैंने यहाँ पर डिटेल से रखी है, ठीक है ना। यहाँ पर रचनाएं, यहाँ पर रचनाकार का नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है इसे नोट कर ले, पंचतंत्र। पंचतंत्र जो लिखी है दोस्तों वो विष्णु शर्मा ने लिखी है, ठीक है ना। मुद्रा राक्षस
विशाख दत्त ने लिखी है। नाटक शास्त्र भरत मुनि ने लिखी है, नोट कर लें, ठीक ना। कामसूत्र नोट कर लें, ठीक ना। कामसूत्र भट्टाचार्य ने लिखी है। जो नीति सार है दोस्तों ये कामादिकर ने लिखी है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें इसे भी। अमरकोश है, अमर सेन ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक ना। बृहत संहिता 12 में ने लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें। चरक संहिता, ठीक ना। अष्टाध्यायी नोट कर लें। लीलावती को दोस्तों भास्कराचार्य ने लिखा है, ये भी नोट कर लें। महाभाष्य को और नवरत्न को, ठीक ना। ये सभी के सभी आपको नोट करनी है क्योंकि दोस्तों सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आपको समझ में आ रहा ना कि अब कौन कौन से टॉपिक आपको रचना पढ़नी है, ठीक ना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक पे आपको ध्यान देना है वो दरअसल मैंने आपको पहले बताया था स्थापना और क्या है हमें आंदोलन से रिलेटेड, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने एक अगल से डाला है क्योंकि दोस्तों आपको अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन एक गुप्त वंश से भी बनता है, ठीक है ना। यानी कि जो वंश है ना दोस्तों, जैसे चंद्रगुप्त यानी कि गुप्त वंश से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल दोस्तों ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, इसलिए मैंने ये अगल सा टॉपिक डाला है। तो गुप्त वंश की स्थापना दोस्तों श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने। लेकिन वास्तव में दोस्तों किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने श्रीगुप्त की स्थापना की थी, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों वो की थी श्रीगुप्त ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दोस्तों, तुम जैसा कि मैंने कहा था कि गुप्त वंश से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जितने भी जो यहाँ पर डिटेल्स आपको दिखाई दे रही होगी ये सभी क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसमें चार्ट में दर्शाए हैं ताकि आपको समझा सकूं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं क्या लिखा है यहाँ पर, गुप्त वंश और उनके शासनकाल व उनके शासन, ठीक है ना। तो दोस्तों आपसे पहला ऑब्जेक्ट में आया था क्वेश्चन कि जो गुप्त वंश का शासनकाल है वो किस सन से किस सन तक माना जाता है। तो 275 से लेकर 570 तक किसका होता है? गुप्त वंश शासनकाल है, ठीक है ना। फिर दूसरा जो आया था दोस्तों वो आया था कि गुप्त वंश के प्रथम शासक का नाम क्या है दोस्तों? तो चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है ना। फिर दूसरा आपसे ऑब्जेक्ट में पूछा जाए कि प्रथम यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल किस सन से किस सन तक माना जाता है। तो 319 से लेकर 335 तक। यदि समुद्रगुप्त की बात की जाए तो 335 से लेकर 375 तक, ठीक है ना। उसके बाद यदि गुप्त वंश यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए तो 380 से लेकर 412 ईस्वी तक, ठीक है ना। कुमारगुप्त की बात की जाए दोस्तों तो 412 से 455। स्कंदगुप्त की बात की जाए तो 455 से लेकर 468 तक। अब मैं आपको एक यहाँ पर याद दिला दूँ दोस्तों कि आपको क्या गड़बड़ी नहीं करनी है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखें कि क्या गड़बड़ी करनी है और क्या नहीं करनी है। तो आपको भली भांति समझा दूँ कि ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा आपसे सीधा सिंपल कि चंद्रगुप्त जैसे कि द्वितीय, मैं आपसे पूछता हूँ चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल किस सन से किस सन तक माना जाता है। तो ऑब्जेक्ट में आपको जैसे A B C और D देकर रखेगा तो आपका हो गया सर C 380 से लेकर 412 तक, ठीक है ना। इस टाइप से आपको क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। दूसरा ऑब्जेक्ट जो मैं आपको विशेष जानकारी देना चाह रहा था वो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये क्रम से याद होने चाहिए। क्या है? क्रम से याद होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों दो ऑब्जेक्ट यानी कि दो क्वेश्चन आजकल ऐसे भी पूछे जा चुके हैं, क्योंकि अभी 2023 में ही पूछा आया है SSC GD में कि गुप्त वंश के दूसरे, ठीक है ना, दूसरे शासक का नाम बताइए दोस्तों। तो ऑब्जेक्ट में आया था चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है ना, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो आपको टिक लगाना था समुद्रगुप्त। यानी कि दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको सभी के सभी दोस्तों ये क्या है क्रम से याद होने चाहिए, ना कि दोस्तों तिर्र होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों अब आपको क्या है GK यानी कि फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों GK का जो क्वेश्चन होता है वो आपको केवल GK से ही रिलेटेड नहीं आता बल्कि GK GS सभी से आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अब फिजिक्स का भी कुछ याद रखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला निम्न में से कौन सा उपकरण है। तो दोस्तों इससे अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या ऊर्जा को रूपांतरण करने वाले टॉपिक से, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। तो दोस्तों आपको पता है कि जो विद्युत ऊर्जा है, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर बदलती है, ठीक है ना, विद्युत मोटर, ठीक है ना। जो लाउड स्पीकर है, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, क्या विद्युत मोटर। मैं आपको लाउड स्पीकर के बारे में बता रहा हूँ अब कि लाउड स्पीकर दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। और जो सोलर ऊर्जा है, क्या है सोलर, वो सूर्य की ऊर्जा को दोस्तों यानी सौर ऊर्जा को किसमें विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है या फिर ऊष्मा ऊर्जा में, ठीक है। हम किसी में भी कर सकते हैं उसे कन्वर्ट। और जो विद्युत हीटर है
वो विद्युत ऊर्जा को दोस्तों किस में कर देता है, ऊष्मीय में, ठीक है ना, ऊष्मीय ऊर्जा में, प्रकाश या ऊष्मीय में। तो यहाँ पर देखो कुछ उपकरण के नाम है जो कि क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन बने थे दोस्तों, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों प्रकाश विद्युत सेल, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि इसे आप जरूर नोट कर लें, ठीक है ना। और दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये उपकरण है, ये ऊर्जा में बदलने वाली यंत्र हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों कि क्वेश्चन कैसा बना था। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तो ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर भी पूछेगा आपसे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है, तो वो डायनेमो है, ठीक है ना, जो कि क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर तो मैंने चार्ट के रूप में यहाँ पर बताया है समझाने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि ये क्वेश्चन के रूम में ही था। और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कौन कर देता है, माइक्रोफोन कर देता है। जलता हुआ कोयला प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कर देता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कर देता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मीय ऊर्जा में कर देता है, ठीक है ना। जो सरल सेल है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। जो मोमबत्ती है वो रासायन ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है, ठीक है ना। जो विद्युत हीटर है वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। जो प्रकाश विद्युत सेल है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जितने भी हैं ये दोस्तों दसों के दसों क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों मैं हर एक, ठीक है ना, मैं हर एक एग्जाम का क्वेश्चन मंच देखता हूँ यूट्यूब पर, मैथ पर, ठीक है ना, ट्विटर पर, जहाँ पर भी मुझे उपलब्ध होता है दोस्तों मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को नोट कर लेता हूँ कि जो कि दोस्तों किस टॉपिक से अधिकतम पूछे जाते हैं, किससे नहीं। तो जितने भी ये क्वेश्चन है दोस्तों आपको किसी ना किसी, जरूरी नहीं है कि एक ही में पूछे गए, किसी ना किसी दोस्तों एग्जाम में ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपके सामने टाइप कर कर रखे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहाँ पर रखना है दोस्तों, तो जो हमारा देश है, क्या है, हमारा देश है, हमारे देश के दोस्तों आसपास के पड़ोसी देश और हमारे राज्य के अंतर की, ठीक है ना, आपको क्या है विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या पूछा है, चीन और सीमा, ठीक है ना, चीन की सीमा हमारे देश के किन किन राज्यों से स्पर्श करती है, ठीक है ना, यानी टच करती है, ये क्वेश्चन आएगा जरूर आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन में जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, यह सभी। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि यह सभी इसका राइट आंसर होगा। तो डायरेक्ट भी आपसे पूछेगा, ठीक है ना, एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चार राज्य, पांच राज्य, तो आपको डायरेक्ट लगाना है पांच राज्य, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। आपसे नाम से भी पूछेगा और डायरेक्ट भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे भारत से चीन की सीमा टकराती हैं वो पांच हैं, ठीक है ना, पांच राज्यों से, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर थोड़ी डिटेल्स है जो कि आपसे मैं बता दूं, क्योंकि यदि आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे कर सकूं। तो यहाँ पर देश का नाम है और यहाँ पर सीमा पर स्थित भारतीय राज्य, यानी कि दोस्तों यदि बात की जाए चीन की, तो चीन हमारे देश के राज्य से पांच राज्यों से स्पर्श करता है। वो कौन कौन से, जम्मू और कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से, उत्तराखंड और सिक्किम से। अब दोस्तों क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर भी करेगा तो याद होनी चाहिए, वो ऐसा भी कहेगा कि चीन की, ठीक ना, चीन की हमारे निम्न राज्यों से स्पर्श रेखा नहीं करती है। आपको तीन तो यही दे दे लेकिन एक कोई दूसरा राज्य कर दे तो आपको उस पर टिक लगाना, यानी कि दोस्तों आपसे किसी भी प्रकार का टॉपिक यानी कि क्वेश्चन घुमा सकता है, ठीक है ना। इसलिए आपको पक्का और कन्फर्म याद होना चाहिए, इसमें कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए नोट सहित बता रहा हूँ और सभी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक ना। यदि पाकिस्तान की यदि बात की जाए तो वो चार राज्य से स्पर्श करती है, कौन कौन सी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है ना। अफगानिस्तान, जम्मू और कश्मीर, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड को, ठीक है ना। और भूटान की बात की जाए तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। म्यांमार, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अब देखो दोस्तों यहाँ पर, तो यदि डायरेक्ट पूछा जाए कि भारत की यानी कि जो चीन की सीमा है वो हमारे राज्य की कितने राज्यों से स्पर्श करती हैं, तो डायरेक्ट भी संख्याओं में लिख के दे दे पाँच, तो आपको लगाने हैं पाँच, ठीक ना। यदि पाकिस्तान की बात की जाए तो आपको लगाना है चार, इसकी बात की जाए अफगानिस्तान की तो कितनी लगानी है, एक लगानी है, ठीक ना।
बांग्लादेश की लगानी है तो दोस्तों आपको लगानी है 5, ठीक है ना। और यदि इसकी लगानी है तो इसकी भी आपको 5 ही लगानी है, ठीक है ना। और इसकी लगानी होगी तो अब भी आपको कितनी लगानी होगी, 5 ही लगानी हो, सॉरी इसकी आपको 4 लगानी होगी, ठीक है ना। और इसकी आपको 4 लगानी होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान है, पता है दोस्तों, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश और नेपाल दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों नेपाल की जो सुरक्षा, यानी कि जो नेपाल देश है दोस्तों, नेपाल जो देश है दोस्तों, तो इसकी सुरक्षा दरअसल कौन देश करता है, हमारा देश करता है, ठीक है ना। कौन देश करता है, हमारा देश, ध्यान रखें, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़, सॉरी ये वाली इंफॉर्मेशन थोड़ी गलत है, मुझे डाउट है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं है, भूटान है, ठीक है ना। क्या है, भूटान, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने सोचा वो ऊपर है, ठीक है ना, तो भूटान है यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें, क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा कर कैसा ही दिया जाए, लेकिन आपको कंफर्म याद होने चाहिए। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन और कर सकता हूँ, उसे आप कमेंट कर कर बताएंगे। तो हमारे, ठीक है ना, हमारे देश से कितने देश स्पर्श करते हैं, हमारे देश से, ठीक है ना, हमारे देश से कितने देश स्पर्श करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इटली और ईरान, ठीक है ना, इटली और ईरान के राजकीय सरकार दस्तावेज के रूप में कौन सी बुक का प्रकाशन किया जाता है, तो व्हाइट पेपर का, व्हाइट बुक का, ब्लू बुक का, ग्रीन बुक का, तो ग्रीन बुक का। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन अधिकतम इससे भी आता है, किससे, बुक से। अब बुक का मतलब पुस्तक ना समझना आप, ठीक है ना। ये किसी देश की पहचान होती है, ठीक, क्या होती है, पहचान होती है। जैसे कि हमारे देश में आधार कार्ड चलते हैं, कहीं ग्रीन कार्ड चलते हैं, तो इसी प्रकार की दोस्तों अलग अलग देश में क्या होती है, एक एक क्या चलती है, बुक चलती है। हमारे देश में जो बुक चलती है वो व्हाइट पेपर चलता है, क्या चलता है, व्हाइट पेपर, ठीक है ना। क्या, कौन कौन सा चलता है हमारे यहाँ, व्हाइट पेपर, ठीक है ना, सरकारी दस्तावेजों के लिए। तो यहाँ पर बुक के नाम है, यहाँ पर एक बार हम नज़र डाल लें, तो यहाँ पर दोस्तों नाम है, यहाँ पर देश है कि कौन से देश में कौन सी बुक चलती है। तो ग्रीन बुक का इस्तेमाल दोस्तों इटली और ईरान के राज्य के प्रकाशन में होता है, ठीक है ना। व्हाइट जो बुक है दोस्तों वो पुर्तगाल, चीन और जर्मनी, ठीक है ना, इनके सह कार्य प्रकाशन में होता है। ब्लू बुक का यदि बात की जाए तो ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट के लिए, ठीक है ना। जो ऑरेंज जो बुक है, ऑरेंज बुक का दोस्तों नीदरलैंड सरकार की सरकारी प्रकाशन के लिए। येलो बुक का फ्रांस सरकार का सरकारी प्रकाशन के लिए। व्हाइट पेपर तो ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष पर, ठीक है ना, सरकारी रिपोर्ट हेतु। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे देश में कौन सा चलता है, व्हाइट पेपर चलता है, ठीक है ना। ग्रीन जो बुक है दोस्तों वो ब्राज़ील और जापानी, ठीक है ना, सरकार की सरकारी रिपोर्ट के लिए पूछा जाता है, ठीक है ना, यानी प्रकाशन किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास क्या है, बुकों के नाम है और कौन से देश में कौन सी बुक चलती है, ठीक है ना। तो पूरी इन्फॉर्मेशन है, आपको नोट जरूर कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से अब हमारा रिवीजन तैयार होने जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हमारा रिवीजन ही चलेगा। पहली बात तो हमारा पूरा रिवीजन चल रहा है, लेकिन यहाँ से पक्का रिवीजन चलेगा हमारा 20 क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो किस क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, तो दोस्तों आपको एक जो क्वेश्चन याद रखना है, वो आपको पुरस्कार से रिलेटेड भी क्वेश्चन याद रखनी है, ठीक है ना। कहाँ से, पुरस्कार, यानी पुरस्कार वाला टॉपिक भी आपको एक बार नज़र डालना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए दोस्तों, तो उन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किसके क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। अब एक बार दोस्तों हम नज़र डाल लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार से कौन कौन व्यक्ति को मिला था। तो दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है, पहले तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस क्षेत्र में डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, तो वो भौतिकी के क्षेत्र में है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिस्ट देखते हैं, तो जितने भी यहाँ पर लिस्ट हैं दोस्तों 2000 कितने से 1913 से लेकर 2009 तक, ठीक, कहाँ तक, 9 तक, ठीक है ना। तो ये जितने भी पुरुषों को या महिलाओं को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया पूरी लिस्ट है, ठीक है ना। थोड़े से ही आप याद कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, साहित्य के क्षेत्र में कब मिला था दोस्तों, 1913 में, ठीक है ना। डॉक्टर CV रमन को मिला था भौतिकी के क्षेत्र में 1913 को। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये दोनों वाले इम्पोर्टेंट तो सभी है, आपको याद सभी रखने हैं, ठीक ना। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1963 में, ठीक है ना, सॉरी 1968 में। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था 1976 में। डॉक्टर SK चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था 1983 में, ठीक है ना। डॉक्टर अमर्त्य सेन को मिला था
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में, ठीक है ना। BS नायपाल को मिला था साहित्य के क्षेत्र में 2001 में, ठीक है ना। वेंकट रमन और रामकृष्ण, ठीक है ना, इन्हें मिला था दोस्तों रसायन के क्षेत्र में 2009 में। और दोस्तों 2014 में जो शांति साहित्य के क्षेत्र में मिला था वो कैलाश आदित्य जी को मिला था, ठीक है ना, सत्यार्थी को, ठीक है ना, कैलाश सत्यार्थी को मिला था, ठीक है ना, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है ना। एक बार आप सर्च कर लेना, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला है, ठीक है ना। आप सर्च जरूर कर लें और ये नोट जरूर कर लें, ठीक है ना, थोड़े से ही आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो दोस्तों एक जो टॉपिक आएगा आपको वो भारत में प्रथम महिलाओं से रिलेटेड भी आएगा। देखो आजकल दोस्तों आप कहीं का भी क्वेश्चन यानी कि कहीं का भी एग्जाम दे रहे हो उसमें महिला से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपका एक ना एक बनेगा ही, ठीक है ना, ये स्पष्ट है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है श्रीमती प्रतिभा पाटिल कौन थी, भारत की प्रथम राष्ट्रपति थी, ये सभी को पता होगा। अब यहाँ पर हम भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों पद का नाम है और उनका नाम है जो कि बनी चुकी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति की बात की जाए जो प्रथम महिला थी वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है ना। जो प्रधानमंत्री थी दोस्तों वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना। और राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी जो कि कहाँ की थी दोस्तों, यूपी की, ठीक है ना। मुख्य सूचना आयुक्त थी वो दीपक संधू थी, ठीक है ना। और आईपीएस की बात की जाए तो किरण बेदी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसे याद रखें, ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी, ठीक है ना। प्रथम मुख्यमंत्री सुचेना, ठीक है ना, सुचेता कृपलानी यूपी की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ठीक है ना। कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन और आ रहा है कि भारत रत्न से विभूषित यानी कि दोस्तों जो भारत रत्न से पहले पुरस्कृत होने वाली, ठीक है ना, महिला कौन थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना। और अंतरिक्ष यात्री कल्पना थी यानी कि कल्पना चावला थी, ठीक है ना। राजदूत दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है ना। रेलवे ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव थी। विदेशी मंत्री सुषमा स्वराज थी। IAS अन्ना जज थी। प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार से संबंधित आशा पूर्णिमा देवी थी, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है रजिया वाला, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों आपको पोस्ट के हिसाब से, ठीक है ना, जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको कौन कौन से, यदि कोई रेलवे का कर रहा है दोस्तों तो इस वाले को जरूर याद रखें, ठीक है ना, ये वाला समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। और यदि कोई पुलिस की तैयारी कर रहा हो तो IAS और IPS, ठीक है ना, ये दो इम्पोर्टेंट है जरूर। जो जिस पद की जैसी की तैयारी करता है तो उसी के रिलेटेड आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट जो दोस्तों आप लोगों को देखना है वो दरअसल आपको एक बड़ा, ठीक ना, दुनिया में या भारत में या फिर कहीं से भी आएगा तो बड़ा छोटा ऊंचा नीचा से रिलेटेड आएगा, ठीक है ना, एक टॉपिक। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों शायद सी बात है सोनपुर में लगता है, बिहार में, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देख लें जो कि इम्पोर्टेंट लगी सो मैंने यहाँ पर रख दी और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन चुके हैं इन पे से। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ऊंचा मीनार क्या है, कुतुब मीनार है जो कि दिल्ली में है, ठीक है ना। सबसे ऊंचा बांध क्या है, टेहरी बांध है जिसकी ऊंचाई कितनी है 260.5 मीटर है, ठीक है ना। सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात की जाए दोस्तों जो थार का रेगिस्तान है क्या राजस्थान में है, ठीक है ना। सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो है दोस्तों वो कैलाश का मंदिर है एलोरा की, जैसे हम एलोरा की गुफाएं भी बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्या है, जूलॉजिकल गार्डन है जो कि कोलकाता में है, ठीक है ना। सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो जामा मस्जिद है जो कि दिल्ली में है, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों वो गंगा नदी है, ठीक है ना। सबसे ऊंचा दरबार क्या है, बुलंद दरवाजा है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा निवास है वो राष्ट्रपति भवन है, ठीक है ना। सबसे बड़ा राज्य क्या है, राजस्थान है, ठीक है ना। सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है, भारत रत्न है, ठीक है ना। सबसे बड़ा गुरुद्वारा क्या है, मंदिर है जो कि अमृतसर में है, कहाँ पर है, अमृतसर में, ठीक है ना। सबसे लंबी नहर क्या है, इंदिरा गांधी नहर है जो कि यहाँ पर है राजस्थान में, ठीक है ना। लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों सबसे, ठीक है ना, तो वो गोरखपुर में है जो कि यूपी में है, ठीक है ना। सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, सुंदरबन डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कहाँ है, कोणार्क के सूर्य मंदिर है जो कि पूरी उड़ीसा में। अब देखो दोस्तों आपको रेलवे वालों के लिए ये वाला क्वेश्चन याद रखें, ठीक है ना, ध्यान रखें इसका। याद तो आपको सभी होना चाहिए क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ही अब मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं ये नोट कहाँ कहाँ से लाता हूँ, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन की बात की जाए, देखो दोस्तों मुझे
आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं प्लीज़, तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि दोस्तों यदि लाइक नहीं करेंगे तो मेरा मनोबल टूट जाएगा और मैं नहीं चाहूँगा कि दोस्तों आप लोग मुझे निराश करें। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते चलें और साथ में शेयर भी करते चलें, क्योंकि ये दोस्तों आपको थोड़ा सी, यदि दोस्तों आप देखते ही रहेंगे तो नींद आ जाएगी थोड़ा, इसलिए मोबाइल पर उंगली भी फेरता चलें, ठीक ना, यानी लाइक माइक और शेयर भी करते चलें, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि बॉक्साइट किस उद्योग का कच्चा माल है दोस्तों, वो है एल्यूमिनियम का। किसका है? एल्यूमिनियम का। अब हमारे यहाँ से रिवीजन टाइप के क्वेश्चन तैयार होंगे जो कि हम फटाफट करने वाले हैं, ठीक है ना, इसमें रुकेंगे नहीं, जल्दी जल्दी करते चलेंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोयाबीन वाला उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सभी के सभी, तो ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, श्यामलाल गुप्ता ने। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए महर्षि दयानंद सरस्वती से। देखो दोस्तों मेरे बताने से पहले आप मन में सोच लिया करें और अपने आप में सही मान लिया करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जब मैं बताऊं तभी आप पढ़ते रहें, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि ये क्वेश्चन जब तक मैं पढ़ रहा हूं तो आप पढ़कर जल्दी इसका आंसर पहले दे सकते हैं, ठीक है ना। कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाशन स्तंभ कहा जाता है? तो आप कहोगे जल्दी से कि स्ट्रोम्बोलिगन, ठीक है ना। इस प्रकार से आप पहले मेरे पढ़ने के पहले ही आप क्या है उसे टिक लगा दिया करें। यही रिवीजन का मतलब होता है कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय आधार पर राज्यों का गठन सबसे पहले किस वर्ष किया गया? 1542 में, 1931 में, 1953 में, 1930 में। तो 1953 में क्या किया गया है? भारत के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत किन रेलवे स्टेशनों के बीच हुई थी? नई दिल्ली से प्रयागराज, नई दिल्ली से वाराणसी, मुंबई से सूरत, चंडीगढ़ से नई दिल्ली। तो वो हुई थी नई दिल्ली से क्या यहाँ पर वाराणसी में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था 1919 में, ठीक। कब किया गया था? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, क्या राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में की गई थी? तो वो की गई थी 1828 में। कब की गई थी? 1828 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है ना। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है कि भारतीय लघु उद्योग विकास, जिसे हम SIDBI बैंक कहते हैं, ठीक है ना, का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, चेन्नई में, महाराष्ट्र में या नई दिल्ली में? तो ये है लखनऊ में, ठीक है ना। ये लखनऊ इसका राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थलीय कहा जाता है? तो दोस्तों वो हो जाएगी दामोदर, ठीक। क्या हो जाएगी? दामोदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर 2019 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्राप्त हुआ था? रोमा, ग्रीन बुक, हूबर नेवर्डाइट, थंडरबोल्ट। तो ग्रीन बुक, ठीक, ग्रीन बुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? बाबर ने, सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, जहांगीर ने। तो अकबर लोदी ने, सॉरी सिकंदर लोदी ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विश्व की कौन सी ऐसी नदी है जिसका पानी, ठीक ना, यहाँ पर जिसका लिख लेना कि जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है? तो दोस्तों वो है नील नदी। नील नदी मात्र एक ऐसी नदी है दोस्तों कि चाहे आपकी क्या हो, गर्मी का दिन हो, ठीक ना, चाहे आपके ठंडों के दिन हो या फिर बरसात का दिन हो, यानी कि दोस्तों आपके तीनों महीने हों उसमें उसका पानी सदैव क्या रहेगा? गर्म ही रहेगा। चाहे आपकी ठंडे हो जोरों की, चाहे वर्षा हो रही हो या फिर गर्मी पड़ रही हो, उसका पानी एक ही टेम्परेचर पर रहता है, वो रहता है गर्म पर, ठीक है ना। और दोस्तों दूसरा जो ऑब्जेक्ट बनेगा आपका यानी प्रश्न बनेगा वो ऐसा भी बनेगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखनी है वो नील नदी है, ठीक ना। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और यदि भारत की बात की जाए तो भारत की जो लंबी नदी है वो क्या है? गंगा नदी है, ठीक ना। और जो लोहित नदी है दोस्तों, तो लोहित नदी को हम क्या है? खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। क्या? खूनी नदी। यदि आपसे ऑब्जेक्ट में पूछा जाए कि खूनी नदी किस नदी को कहा जाता है तो आप कहोगे कि लोहित नदी को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, गुरुग्राम में, लखनऊ में। तो दोस्तों वो है मुंबई में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा कैंटीन योजना की शुरुआत
किस राज्य में की गई थी? इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो दोस्तों इस जो क्वेश्चन को है, तो अगले जो क्वेश्चन हम देखते हैं आगे नहीं है, ठीक ना। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों अब हम विदा लेना चाहेंगे और हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में दोस्तों ऐसे ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, तो आप ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों अब हम लेते हैं विदा, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।